D&K एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। और आज के स्टैटिक जीके के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यानी भारत के विश्व विरासत स्थल। साथ में ये समझने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं। भारत में कौन कौन से विश्व विरासत स्थल हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया और वो कहाँ पर स्थित है। यानी कि पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वाले पोर्शन से लगातार विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो हमारा वीडियो होगा ये हिंदी में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यानी भारत के अंदर विश्व विरासत स्थल की। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं। देखिए, विश्व धरोहर या विश्व विरासत, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहा जाता है, दुनिया भर में मौजूद कुछ विशेष स्थान होते हैं और इन स्थानों को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को, जिसका कि मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है, उसके द्वारा संरक्षण किया जाता है, यानी उसके द्वारा ये संरक्षित होते हैं। ये जो होते हैं बहुमूल्य होते हैं, प्राचीन और दुर्लभ होते हैं। मतलब विश्व के ऐसे स्थल जो दुर्लभ होते हैं और ये विश्व संस्कृति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब मानव जो है, मानव की पूरी सभ्यता, मानव की पूरी संस्कृति के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये वन स्थल हो सकते हैं, वन क्षेत्र हो सकते हैं, पर्वत हो सकता है, झील हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, स्मारक हो सकता है, भवन हो सकता है या शहर। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो मानव के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। इस स्थानों का जो चुनाव किया जाता है वो यूनेस्को के तत्वाधान में, यूनेस्को के अंडर विश्व विरासत समिति जो होती है उसके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है और वही तय करती है कि कौन सा स्थान सम्मिलित होगा और कौन सा स्थान सम्मिलित नहीं होगा। यूनेस्को द्वारा इन स्थानों के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग समझ सकें कि जो विश्व विरासत स्थल है इनका क्या महत्व है हमारे लिए। विश्व में लगभग 2031 से ज़्यादा ऐसी साइट्स हैं, ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इन शामिल सूचियों में से यूनेस्को द्वारा भारत के 32 स्थल तक अभी तक शामिल किए गए थे, लेकिन 2016 के अंदर 3 और स्थलों को इस सूची में जोड़ लिया गया है। अब इनकी जो कुल संख्या हो गई है 35, यानी भारत के अंदर 35 विश्व विरासत स्थल हैं जो कि विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। 2016 में जिन स्थलों को शामिल किया गया है वो चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कंचनजंगा पार्क, नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक स्थल। तो ये 3 स्थान हैं जिनको कि शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। चलिए अब देखते हैं, इनकी डिटेल्स से बात करते हैं कि आखिर ये क्या है, उनका क्या महत्व है और कब इनको शामिल किया गया। सबसे पहला जो है वो है ताजमहल। देखिए, ताजमहल के बारे में आप सभी जानते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। स्मारक वो राष्ट्रीय स्मारक ऐसी कोई बिल्डिंग या भवन होता है जो कि उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो ताजमहल है। इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 1983 में 4 स्थलों को किया गया था और उन्हीं के साथ सबसे पहला वर्ष था जब किसी भी साइट को भारत की विश्व विरासत में शामिल किया गया था। जो ताजमहल है वो आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये सफ़ेद संगमरमर से बना है जो यमुना नदी के किनारे पर बना है और इसको शाहजहां द्वारा, मुगल सम्राट शाहजहां थे, उनने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। और ये बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जो भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं और ये जो है विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है। और सबसे ज़्यादा फ़ोटो जो किसी चीज़ के भारत में खींचे जाते हैं तो वो इसी बिल्डिंग के, इसी स्थान की खींचे जाते हैं। अब बात करें
आगरा की, तो आगरा में किला या आगरे का लाल किले के नाम से भी ये फेमस है। आगरे का किला भी कहते हैं, आगरे का लाल किला भी कहते हैं। जो लाल किला है बेसिकली वो दिल्ली के अंदर है, ज़्यादा फेमस है दिल्ली का लाल किला, लेकिन आगरे में भी लाल किला है। और इसको 1983 में ही ताजमहल के साथ ही विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, और इसका स्थान भी उत्तर प्रदेश आगरा के अंदर ही है। ये जो किला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अकबर ने भी शासन किया इसी किले से, जब आगरा राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से शाहजहाँ ने भी शासन किया है, जहांगीर ने भी शासन किया है, तो सभी लोगों का यहाँ शासनकाल रहा है। जहांगीर जो शाहजहाँ था, उसके पुत्र जो औरंगजेब था, उसने शाहजहाँ को बंदी बनाकर इसी किले के अंदर रखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किला है और उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। बात करते हैं अजंता की गुफाओं की, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। ये जो गुफाएं हैं पहली और दूसरी सदी की हैं, पहली और दूसरी सदी में ये निर्मित हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। 1983 में इनको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और अजंता की जो गुफाएं हैं यहाँ पर चित्रकला, बहुत शानदार ये चित्रकला यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ की दीवारों पर इन गुफाओं की। इसमें मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो बहुत फेमस है, और ये जो चित्र हैं, अधिकतर जो चित्र हैं वो इसमें संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। बाकी हिंदू धर्म और जैन धर्म से भी कुछ चित्र संबंधित है, महाभारत कालीन भी है। तो बौद्ध धर्म से अधिकतर चित्र, जातक कथाओं में भी बौद्ध धर्म से ये ज़्यादातर संबंधित है। और इसका जो आकार है वो घोड़े के नाल के जैसा, इसका कुछ इस तरह से इसका शेप है इस पूरी की पूरी गुफा का बाहर से देखने पर। बात करते हैं एलोरा की गुफाओं की, तो एलोरा की गुफाएँ भी अजंता की गुफाओं के पास औरंगाबाद में ही है। औरंगाबाद ज़िले के अंदर ही ये स्थित है। एलोरा की गुफाएं भी उनको 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र की ये गुफाएं हैं। और ये जो है इसको राष्ट्रकूटों द्वारा एक मंदिर का यहाँ निर्माण करवाया गया है, राष्ट्रकूट जो वंश है उसके द्वारा, और उस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर, या इसे गुफा मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि एक ही चट्टान को यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ही चट्टान को काट के पूरा मंदिर बनाया गया है। बहुत शानदार उत्कृष्ट नमूना है यहाँ ये वास्तुकला का, भारतीय वास्तुकला का। और ये जो स्थान है ये यहाँ पर गुफाएं भी हैं, और इन गुफाओं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सभी धर्मों से लगभग यहाँ पर ये गुफाएँ संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगली की, तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसको 1984 में विश्व धरोहर स्थल, विश्व विरासत स्थल, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। और ये जो है उड़ीसा के अंदर स्थित है। देखिए उड़ीसा में क्या ये जो है मंदिर पूरी तरह से भगवान सूर्य को ये मंदिर समर्पित है, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कलिंग शैली के अंदर किया गया है। मंदिर निर्माण की एक कलिंग शैली होती है जिसमें इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि एक समय यहाँ पर एक बहुत विशाल चुंबक लगी हुई थी, और ये जो चुंबक थी ये जहाज, जो समुद्री जहाज थे, क्योंकि समुद्र के किनारे है ये तट के किनारे, तो समुद्री जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेती थी, और साथ ही उनका जो दिक् सूचक सिस्टम था उसको ये गड़बड़ कर देती थी। तो इससे फिर लोगों के द्वारा इसको यहाँ से हटा दिया गया, आक्रांताओं के द्वारा जो थे उनको यहाँ से हटा दिया गया उस चुंबक को। बात करते हैं पंचरथ महाबलीपुरम की, तो पंचरथ महाबलीपुरम में 5 रथ जैसे मंदिर बने हुए हैं, और ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। इसको 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यहाँ पर द्रौपदी, अर्जुन रथ और इस तरह से पांडवों के नाम से काफ़ी रथ ये 5 बने हुए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार ये बने हुए हैं, जिसको विश्व विरासत स्थल में स्थान दिया गया है। बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षियों के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पर कई हर साल प्रवासी पक्षी भी भारत आते हैं। और ये इसको 1985 के अंदर विश्व विरासत में स्थल में घोषित किया गया था, सम्मिलित किया गया था, और ये राजस्थान के अंदर स्थित है, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो असम के अंदर, देखिएगा ये उद्यान नहीं अभ्यारण्य है, ये असम के अंदर स्थित है, और इसको 1985 में विश्व विरासत के अंदर शामिल किया गया था। बात करें कांजीरंगा की, तो सबसे ज़्यादा फेमस जिस चीज़ के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है पूरा के पूरा राष्ट्रीय उद्यान, और उसी के लिए ये बनाया गया है। बात करें अगले की, तो वो है
मानस राष्ट्रीय उद्यान, और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही स्थित है। और ये जो है 1985 में इसको भी शामिल किया गया था। और ये एक सींग वाले गेंडे के साथ बाघ के लिए भी फेमस है, दो पशु के लिए फेमस है बाघ, और ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी है, प्रोजेक्ट टाइगर में इसको सम्मिलित किया गया है। 10वें नंबर पर जो है वो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के अंदर कुछ चर्च और कॉन्वेंट बनवाए गए हैं, काफ़ी पुराने ये कॉन्वेंट और चर्च हैं, जिनको विश्व धरोहर घोषित किया गया 1986 में, और बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। बात करते हैं अगले स्थल की, तो वो है हम्पी। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक हिंदू साम्राज्य था, जिसको हिंदू राजाओं के द्वारा बसाया गया था, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसको 1986 में सम्मिलित किया गया, और ये कर्नाटक राज्य के में स्थित है। तो जो हम्पी है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पर अब तो केवल अवशेष शेष बचे हैं उसकी राजधानी के पूरे शहर में, और बहुत शानदार ये अवशेष निर्मित है, इसलिए इसको शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। और हम्पी में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उसकी हरिहर और बुक्का प्रथम, ये जो थे हरिहर प्रथम और बुक्का, इन दो लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली गई थी। बात करें 12 नंबर पर जो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, और इसको 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये जो फेमस जगह है, ये फेमस है अकबर के कारण, क्योंकि यहाँ पर एक संत थे चिश्ती संप्रदाय के, सलीमुद्दीन चिश्ती साहब, उनकी एक दरगाह थी। वहाँ पर अकबर ने, क्योंकि अकबर जो था निसंतान था, उसको कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उसने वहाँ पर प्रार्थना की, और उनकी कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो फिर उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, जो कि यहाँ के जो प्रसिद्ध संत थे संत सलीमुद्दीन चिश्ती, उन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा। और फिर यहाँ पर आगरा से अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित किया। लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी शानदार इम्पोर्टेंट स्थानों का निर्माण भी कराया, जैसे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, पंचमहल यहाँ पर बनाया, और दीवाने आम दीवाने खास, और काफ़ी शानदार महल यहाँ पर बनाए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिन तक वो राजधानी नहीं बना सका। बाद 13-14 वर्ष के बाद ही उनको राजधानी यहाँ से खाली करके वापस पुनः आगरा को राजधानी बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत भीषण समस्या थी, और इसी कारण से इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पानी की समस्या के कारण यहाँ से राजधानी को वापस आगरा ले जाया गया। बात करते हैं खजुराहो की, तो खजुराहो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। 1986 में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। और खजुराहो जो है वो अपने मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टूरिस्ट स्टेशन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं, खासकर विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये जो मंदिर है, इनका निर्माण 11वीं सदी में चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया है। चोल राजाओं के नहीं, चंदेल राजाओं के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है, और बहुत ही शानदार ये मंदिर हैं, और काफ़ी बड़ी जगह में ये मंदिर फैले हुए हैं। बात करते हैं सुंदरवन की, तो सुंदरवन ये प्राकृतिक धरोहर है। इसको 1987 में प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया, और ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। देखिए सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश में भी है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आकर आपस में मिलती हैं, और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करवाती है। और सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान भी है मध्य प्रदेश, भारत का, मध्य प्रदेश का नहीं। और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक मैंग्रोव वन है, जो और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में ये स्थित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। बात करते हैं अगली है एलिफेंटा की गुफाएं। और एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में, और ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र में भी मुंबई के पास में ही है, मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है मुंबई से ये, तो बहुत पास में है मुंबई के। और एलिफेंटा की गुफाएं इसलिए फेमस है यहाँ पर, इसका नाम एलिफेंटा की गुफाएं इसलिए पड़ा कि पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ एलिफेंट यानी कि हाथी के एक विशाल मूर्ति का निर्माण पत्थर से करवाया गया था, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा पड़ा। लेकिन जो यहाँ पर गुफाएं हैं वो भगवान शिव यानी भगवान शंकर से संबंधित हैं, और उसमें भगवान शिव के कई सारे उनकी प्रतिमाओं को बनाया गया है, और प्रतिमा के रूप में, उनकी मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर से लेकर बहुत सारी भगवान शिव की मूर्तियाँ मिलती हैं। बात करें पट्टाडक्कल की, तो पट्टाडक्कल जो है कर्नाटक के बादामी के पास में स्थित है, और इसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया 1987 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार मंदिरों का निर्माण इस जगह पर किया गया है विभिन्न राजाओं के द्वारा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है।
खासकर पांड्य राजाओं के द्वारा यहाँ पर किया गया इन मंदिरों का निर्माण, और इनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बात करते हैं चोल मंदिर की, तो ये तमिलनाडु के अंदर चोल मंदिर हैं, और एक मंदिर नहीं काफ़ी सारे मंदिर हैं, इसलिए 1987 में कुछ मंदिरों को और 2014 के अंदर 2004 के अंदर कुछ मंदिरों को इसमें शामिल किया गया, और ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है वो है बृहदेश्वर मंदिर, और बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो इंटरलॉकिंग पद्धति के आधार पर, मतलब जो जुड़ाई की गई है पत्थरों की वो इस तरह से की गई, वो एक खांचे में एक दूसरे के फिट हो जाएं और इंटरलॉक्ड हो जाएं, तो इस तरह से इसका निर्माण किया गया है। बात करते हैं 18 नंबर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। तो नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों में से नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया, लेकिन अब इन दोनों को एक ही यूनिट माना जाता है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये जो है दोनों को मिलाकर नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फूलों की घाटी को मिलाकर बनता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण करता है, ये दोनों मिलाकर, और ये दोनों अलग अलग है, साथ में पास में, हालांकि ये है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है नंदा देवी पर्वत है जो भारत का काफ़ी ऊंचा पर्वत है, उसके आसपास फैला, और उसके पास में फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम के द्वारा फूलों का पूरा बगीचा वगैरह लगाया गया था, इसलिए इसको फूलों की घाटी के नाम से संबोधित किया भी जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों जगह। बात करते हैं 19 नंबर पर, तो यह है सांची के बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत शानदार स्तूप सांची में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिला बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है, विश्व धरोहर क्षेत्र में 1989 के तहत इसको शामिल किया गया, और इनका जो निर्माण है, इन स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा इन स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। और अशोक जो था मौर्य सम्राट, महान मौर्य सम्राट अशोक हुआ है, और उसके समय पर इनका निर्माण करवाया गया था। तो और साथ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी सांची में एक बौद्ध यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है अभी हाल ही के वर्षों में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, और बौद्धों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्थान है। बात करें हुमायूं के मकबरे की, तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है, और इसका जो सांस्कृतिक धरोहर घोषित होने का जो वर्ष है 1993 में से सांस्कृतिक धरोहर बनाया गया था। इसको आप देखेंगे यहाँ से तो आप देख पाएंगे इस चित्र के अंदर कि ये ताजमहल जो है इसी की प्रतिकृति के आधार पर ताजमहल का निर्माण किया गया है। तो ये ताजमहल की तरह दिखाई देता है यहाँ पर एकदम, और इसको जो बनाया गया है 4 बाग शैली में बनाया गया है। देखिए 4 बाग शैली में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर 4 अलग अलग ये छोटे छोटे गुंबद इसमें टाइप के बनाए जाते हैं, जो ताजमहल में आप देख सकते हैं। तो उस शैली के अंदर ये निर्मित है, और पहली ऐसी इमारत है जो फारसी शैली के ऊपर, ये 4 बाग शैली के ऊपर भारत के अंदर बनाई गई थी। बात करें कुतुब मीनार और अन्य स्मारकों की, तो कुतुब मीनार जो है उसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने का जो वर्ष है 1993 है। 1993 में से घोषित किया गया था, और ये दिल्ली के अंदर है, और ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। भारत की तो सबसे ऊंची मीनार है, साथ में विश्व की भी अपने आप में सबसे ऊंची मीनार है। बहुत ही शानदार ये है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जगह है, और ये इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण का काम शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का राजा था। और ये क्योंकि वो एक ईरान में उसने ऐसी एक मीनार थी जो इससे वो चाहता था कि उससे भी ऊंची वो मीनार बनवाए, लेकिन उसका जो फाउंडेशन बनवाने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर उसका जो उत्तराधिकारी उसका दामाद था इल्तुतमिश, उसने इसका निर्माण पूरा करवाया था। बात करते हैं अगले, वो है 22वें नंबर पर भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन है, वहाँ पर इस तरह की रेल है, और रेल जो छोटा मीटर गेज है उस पर ये कम चौड़ी पटरी वाली रेल है। तो इसको 1999 के अंदर विश्व धरोहर घोषित किया गया, और ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। बात करते हैं अगली, बोध गया का महाबोधि मंदिर। देखिए बोध गया जो है बिहार के अंदर है, और 2002 में इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बोध गया वही स्थान है जहां भगवान परशुराम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पर इस मंदिर के पीछे एक पीपल का वृक्ष है, आप देख सकते हैं। ये जो पीपल का वृक्ष है 5वीं पीढ़ी है, और जो मुख्य वृक्ष था पीपल का उसकी, और इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए बहुत ही फेमस है, और बौद्ध धर्म के लिए तो बहुत ही पूजनीय है। बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका पाषाण आश्रय जो मध्य प्रदेश के और रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में भी
अब्दुल्लागंज के अंदर ये स्थित है मध्य प्रदेश के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2003 में से विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े शैल चित्र समूह मिलते हैं। शैल चित्रों मतलब गुफाओं के अंदर जो चित्रों का संग्रह मिलता है, विश्व के सबसे बड़े शैल चित्र समूह यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के उत्कृष्ट रंगों में आदि मानवों के द्वारा जो निर्माण किया गया है शैल चित्रों का, उसमें जानवरों को शिकार करते हुए बहुत सारी चीज़ों के रूप में इसको बताया गया है। और ये जो है भोपाल के बहुत पास में स्थित है। बात करें अगले की, तो वो है चंपानेर और पावागढ़ का पुरातत्व पार्क। चंपानेर और पावागढ़ का जो पुरातत्व पार्क है, ये पार्क के नाम से यहाँ पर कोई ऐसा मत समझिएगा आप कि कोई पार्क वगैरह या बगीचा वगैरह होगा, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये पुरातत्व पार्क है, मतलब यहाँ पुरातत्व महत्व की कई सारी बिल्डिंग्स, भवन, स्मारक वगैरह हैं। और इसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया 2004 के अंदर, और ये है गुजरात में। बात करें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स की, तो ये जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। और बेसिकली ये एक रेलवे स्टेशन है। कई सारी मूवीज़, बॉलीवुड की मूवीज़ में आपने ये चित्र देखा होगा या इस बिल्डिंग को देखा होगा। तो ये रेलवे स्टेशन है। इसको जो पुराना नाम है वो वीटी यानी कि विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है, और मौखिक रूप से इसी के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसका निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा करवाया गया था, और अंग्रेज़ों ने जब इसका निर्माण करवाया था उस समय इसका अपनी साम्राज्ञी के नाम पर, जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी हैं विक्टोरिया, उनके नाम पर विक्टोरिया टर्मिनस रखा था। और बाद में जब भारत के अंदर मुहिम चली, खासकर शिवसेना ने ये मुहिम छेड़ी थी कि जो विभिन्न भवन हैं उनके नाम भारतीय जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके नाम पर किया जाए, तो फिर उसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। और इसको विश्व धरोहर सम्मिलित होने का वर्ष है 2004। बात करें दिल्ली के लाल किला की, तो दिल्ली का जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ये दिल्ली में स्थित है, और 2007 में इसे घोषित किया गया विश्व धरोहर स्थल के रूप में। ये वही स्थान है जहां से 26 जनवरी और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की जो मुख्य कार्यक्रम होता है उसका संचालन किया जाता है, और बहुत ही फेमस जगह है ये भारत की। बात करें जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर में जो जयपुर का जंतर मंतर है उसको 2010 के अंदर शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में, वो ये राजस्थान के अंदर है। देखिए जंतर मंतर का जो मतलब होता है वो यंत्र मंत्र का ये अपभ्रंश है। यंत्र मंत्र इसका ओरिजिनल नाम था, उसका अपभ्रंश करके इसे जंतर मंतर के नाम से आज हम जानते हैं। और इसका जो निर्माण था सवाई राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह, माफ़ कीजिएगा, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और ये जयपुर के अलावा बाकी जो सिटीज़ में उपलब्ध हैं मिलते हैं, एक है दिल्ली के अंदर ये मिलते हैं। दिल्ली के अलावा ये उज्जैन में है मध्य प्रदेश, फिर वाराणसी में है ये उत्तर प्रदेश, मथुरा में है ये, और जयपुर में। ये इन जगहों पर ये बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली जो जंतर मंतर है ये यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये खगोलीय वेधशालाएं हैं जहाँ पर सूर्य घड़ी बनी हुई है, मतलब सूर्य से घड़ी टाइम का पता लगाते हैं। साथ में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दूसरी बनी हुई हैं, वेधशाला यहाँ पर है, और उसके अलावा खगोलीय विद्या की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए बात करते हैं अगले की, तो वो है पश्चिमी घाट। अगर पश्चिमी घाट की हम बात करें तो पश्चिमी घाट जो है 2012 में इसको प्राकृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया। और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के अंदर ये पूरा के पूरा घाट फैला हुआ है। भारत का एक प्रमुख भौतिक विभाजन के रूप में इसे देखा जाता है, बहुत शानदार है। बात करें कुंभलगढ़ के किले की, तो कुंभलगढ़ का जो किला है इसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया 2000 के अंदर, और ये राजस्थान के अंदर स्थित है, और बहुत ही फेमस ये किला है। और ये जो किला है उन किलों में से एक है जो शानदार किले राजस्थान के रहे हैं। वैसे तो राजस्थान के सभी किले एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन कुंभलगढ़ का किला जो उनमें सबसे शानदार है। बात करते हैं अगले, तो अगला है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान। ये महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो है कुल्लू के अंदर स्थित है, और इसको प्राकृतिक धरोहर जो घोषित किया गया 2014 में इसको प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है, और ये बहुत ही शानदार फ्लोरा फौना यानी कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें 2014 लेटेस्ट में जिसको सबसे विश्व धरोहर घोषित किया गया 2014 में, रानी की बाव यानी कि बावड़ी है, और ये पाटन गुजरात के अंदर स्थित है। और एक रानी ने अपने राजा के, जो उसका राजा था उसकी मृत्यु के बाद इसका निर्माण करवाया था, और ये बहुत ही शानदार विहंगम दृश्य देती है, और अंदर नीचे तक इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई है। बाव मतलब बावड़ी होती है, तो बहुत ही सुंदर बावड़ी ये है। बात करते हैं
अगले स्थल की तो जिनको 2016 में इस वर्ष घोषित किया गया है वो चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स पहला स्थल है जिसको घोषित किया गया विश्व विरासत स्थल 2016 में और चंडीगढ़ में स्थित है। ये बात करें, ये बेसिकली 3 भवन यहाँ पर 3 बिल्डिंग है और एक झील यहाँ पर बनी हुई है। ये जो भवन है इनका जो निर्माण है वास्तुकार ली कॉर्बुजियस महोदय जो है इनके द्वारा, जिनको चंडीगढ़ शहर जिनके द्वारा बसाया गया था उन्हीं के द्वारा इनका किया गया है और वास्तुकार हैं। और इन भवनों में एक में हाई कोर्ट लगता है चंडीगढ़ का, एक में विधानसभा भवन और सचिवालय यहाँ पर बना हुआ है। तो ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से चारों तरफ से वृक्षों से घिरा हुआ बहुत सुंदर जगह है ये, इसको घोषित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा का जो पार्क है जो सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा विश्व की 3री सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इसको 2016 में विश्व विरासत के स्थल में सम्मिलित किया गया है। अंतिम और 35वां जो है जिसको विश्व विरासत स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है वो है नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक स्थल। इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 2016 में सम्मिलित किया गया और ये बिहार के अंदर है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है और इसका निर्माण संभवतः जो राजा गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त थे उनके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। और बौद्ध के ज्ञान का, बौद्ध संस्कृति का और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र ये रहा था अपने समय में। शायद 1198 ये 12वीं सदी में बख्तियार जो खिलजी था उसने इस पर आक्रमण किया, इसको तहस नहस कर दिया। यहाँ के जो पुस्तकालय था जो बहुत विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय था उसमें आग लगा दी और ऐसा कहा जाता है कि उसमें लगभग 3 महीने तक ये आग नहीं बुझी थी, इतनी पुस्तकें इसके अंदर रही थी। तो भारत की कई महत्वपूर्ण पुस्तकें इसके अंदर जल गई और ये एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है जिसका कभी भी भरपाई नहीं हो पाएगी। और इसको पुनः सरकार के द्वारा, फिर भारत सरकार के द्वारा चालू कर दिया गया है, इसमें पाठ्यक्रम पुनः स्टार्ट कर दिया गया है और इसको फिर नालंदा विश्वविद्यालय का जो परिसर है उसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो आज का हमारा ये वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो ना केवल आपको पसंद आया होगा बल्कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये कैसा लगा है। साथ में आप हमारे चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर और भी हमारे 2-3 वीडियोज़ हैं इसी पेज पर से आप देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस स्टैटिक जीके के हमने बनाए हैं और इनको आप जरूर देखें सभी वीडियोस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे लगातार प्रश्न हर परीक्षाओं में बनते हैं और बहुत इजीली आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। आप एंजॉय कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। तब तक हम बनाते हैं आपके लिए और दूसरे वीडियोस। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।